नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मिडिल ईस्ट में खलबली मची है जब से एप्स्टीन की डायरी बाहर आई है, एप्स्टीन के मेल्स बाहर आए हैं। ईरान में समझौते की उम्मीदें बढ़ी हैं। लगातार ये बात चल रही है कि जल्दी ही बातचीत होगी अंकारा में, और गजा से भी बहुत सारी अपडेट्स हैं। ये सारी मैं बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं एक वीडियो। ये वीडियो ईरान की गलियों का है। किसी ने प्रैंक करने की कोशिश की छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनको पैसे दिए और उसके बाद कहा कि एक तस्वीर को आपको चूमना होगा, एक तस्वीर को आपको किस करना होगा। ये तस्वीर जो थी वो शाह रजा पहलवी की तस्वीर थी, रजा पहलवी की तस्वीर थी। और जब बच्चों ने तस्वीर देखी तो पैसे वापस कर दिए, बोले इनको नहीं चूमा जा सकता है। जो प्रैंक करने वाले थे उन्होंने 3 गुने और 5 गुने तक पैसे देने की बात की, लेकिन बच्चे इस बात के लिए तैयार नहीं हुए कि रजा पहलवी की तस्वीर को चूमा जाए। हो सकता है कि यह मैनेज वीडियो हो सकता है अपने आप बना वीडियो हो, मैं नहीं जानता, मैं यहां से कंफर्म नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है कि ईरान के अंदर से हमें लगातार ऐसी चीजें आती रही हैं, ऐसे वीडियोस आते रहे हैं, ऐसी चीजें आती रही हैं जिनसे एक बात समझ में आती है कि रजा पहलवी के साथ ईरान के अंदर लोग तो नहीं ही हैं। अगर होते तो आज अमेरिका अभी तक ईरान पर अटैक कर चुका होता। अगर अमेरिका अब समझौते की बात कर रहा है, अगर अमेरिका अब अंकारा में बातचीत की बात कर रहा है, तो यह कोई एहसान नहीं कर रहा है। अमेरिका यही चाहता था कि किसी भी तरह अंदर से बवाल मचे और अंदर के बवाल के बाद बाहर से हमला करके ईरान में सत्ता को बदल दिया जाए। ऐसे किसी पिट्ठू को तख्त पे बिठा दिया जाए जो वहां का तेल, वहां का गेहूं, वहां के सारे खनिज, ये सब इजराइल और अमेरिका के हवाले कर दे। लेकिन कई दिनों तक लगातार तमाशा चलने के बावजूद रूजवेल्ट वहां पे लगा दिया, अब्राहम लिंकन लगा दिया, जहाजें लगा दी, क्या क्या लगा दिया। सबके बाद अब खबर यह आ रही है कि बातचीत होगी और ईरान से भी यह इशारा आ रहा है कि वो बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार है। पेजेश्कियन का जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उनका एक ट्वीट आया है और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हमारे जो दोस्त कंट्रीज हैं, जो आसपास के दूसरे अरब नेशंस हैं, ये चाहते हैं, इनके कहने पर हम तैयार हुए हैं बातचीत के लिए अमेरिका से। और ये जो बातचीत होगी वो अंकारा में होगी, यानी कि टर्की में होगी। अंकारा में यह बातचीत होने के कई मतलब हैं। अगर वेस्ट में बात होती, कहीं फ्रांस में, जर्मनी में या किसी और मुल्क में बात होती, तो यह एक दुश्मन मुल्क में बात होती, क्योंकि आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने आईआरजीसी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। वहां इस्लामिक रिवॉल्यूशन का जो सैन्य बल है, सेना जो है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो है, उसको उन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया। ये वही आईआरजीसी है जिसने आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन का मुकाबला ही नहीं किया था, उसको लगभग खत्म भी किया था। और इसके बदले में ईरान ने क्या किया? ईरान ने भी यूरोपीय यूनियन की सेनाओं को आतंकवादी अपने यहां घोषित कर दिया है। तो अगर यूरोप में यह हो रही होती बातचीत, तो इसका मतलब यह होता कि ईरान झुका है और झुककर जो मुल्क उसको दुश्मन कह रहे हैं, जो मुल्क उसके खिलाफ लगातार प्रचार कर रहे हैं, वैसे किसी मुल्क में जाकर बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन बातचीत हो रही है टर्की में। आप जानते हैं कि अर्गाची टर्की गए थे, वहां से तस्वीरें आई थी, वहां से वीडियो आए थे, अर्दोगान से उनकी मुलाकात हुई थी और उस समय से ही यह उम्मीद बढ़ गई थी कि टर्की अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बातचीत करवाएगा। आपको याद होगा कि सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री गए हुए थे अमेरिका, और वहां से उनके हवाले से कहा गया था, उनके हवाले से तो नहीं, लेकिन उस मीटिंग में जो लोग थे उनके हवाले से एक्जियास में बराक रेविड ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें यह कहा था कि सऊदी अरबिया ने अमेरिका से कहा है कि अगर इस समय ईरान पर हमला नहीं होगा तो फिर ईरान बहुत मजबूत हो जाएगा। सऊदी अरबिया ने इसका खंडन किया, सीधे सीधे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, हम लगातार जंग टालने की बात कर रहे हैं। और ये जो कोशिश चल रही है जिसमें दोस्त नेशंस का नाम लिया है ईरान में, उसमें कतर भी शामिल है, उसमें सऊदी अरबिया भी शामिल है, टर्की भी शामिल है और इजिप्ट भी शामिल है। ये सारे मुल्क मिलकर किसी भी तरह चाहते हैं ईरान पे हमला ना हो, जंग इस समय ना हो। मैं कई बार बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि जंग होने का मतलब पूरे इलाके में मुश्किल पैदा होना होगा। खामनेई और पेजेश्कियन दोनों कह चुके हैं अलग अलग बयानों में कि अगर इस बार जंग हुई तो यह रीजनल वार होगी, यानी उस पूरे इलाके में यह वार फैलेगी। जहां जहां अमेरिका के बेसेज हैं वहां वहां हमला होगा और जो जो मुल्क अमेरिका की मदद करेंगे, ईरान उनको दुश्मन मुल्क की तरह देखेगा। इसलिए यह बेहद खतरनाक लड़ाई होगी। इस लड़ाई को टालने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं और
अंकारा में यह बातचीत होने वाली है विटकाफ और अरगाची के बीच में। लेकिन देखिए, अमेरिकियों के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल काम है, लगभग नामुमकिन काम है। अगर आप विटकाफ का प्रोग्राम देखेंगे तो वो सीधे अंकारा नहीं आ रहा है, वो अमेरिका से इस समय आया हुआ है इजराइल। इजराइल में वो बात करेगा नेतन्याहू से और उसके बाद जाएगा अंकारा। कई बार समझ में नहीं आता है कि अमेरिका कोई खुद मुख्तार आजाद मुल्क है या अमेरिका इजराइल का गुलाम मुल्क है, कि ईरान से बात करने के लिए पहले उसको इजराइल से बात करनी है, शर्तें इजराइल तय करेगा, क्या बात होगी ये इजराइल तय करेगा और उसके बाद वही शर्तें जाकर दोहराएंगे विटकाफ ईरान के सामने। 3 शर्तों की बात हो रही है। पहली शर्त यह हो रही है कि किसी भी तरह न्यूक्लियर नेशन ना बने ईरान। दूसरी बात यह हो रही है कि जो दूसरे मुल्कों में मदद करता है, रिवोल्यूशनरी जो आर्मीज है उनको जो मदद करता है, रेजिस्टेंस को जो मदद करता है, जैसे यमन में हूथी को, हिजबुल्ला को लेबनान में, हमास को फलस्तीन में, इस तरह की फोर्सेज को जो ईरान मदद करता है वो मदद करना बंद कर दे। और तीसरी शर्त यह रखी गई है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का डेवलपमेंट करना बंद कर दे। इन सब की जरूरत किसको है? अमेरिका को तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। कोई अमेरिका का दुश्मन नहीं है, कोई अमेरिका का पड़ोसी नहीं है, कोई अमेरिका के ऊपर हमला नहीं कर रहा है। इसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ इजराइल को है कि ईरान इस कदर कमजोर हो जाए कि इजराइल के साथ कभी लड़ाई में ना आए, इजराइल को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब देखिए, इसमें एटॉमिक वाली शर्त तो ईरान मान सकता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि खामनेई वैसे ही एटॉमिक बम को गैर इस्लामिक मानते हैं, इस्लामिक नहीं मानते हैं। तो वो वाली शर्त तो एक बार मान सकता है ईरान के, चलिए हम एटम बम नहीं बनाएंगे, बल्कि माना ही हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो 2 शर्तें हैं वो मानना बहुत मुश्किल काम है। ये मान लेना कि हम रेजिस्टेंस की ताकतों को सहायता ही नहीं करेंगे, ये मान लेना कि फलस्तीन के मुद्दे पर हम खामोश हो जाएंगे, हिजबुल्लाह का साथ छोड़ देंगे, हूथी का साथ छोड़ देंगे, ये ईरान के लिए लगभग नामुमकिन है। और ऐसे ही बैलिस्टिक मिसाइल्स वाला जो मामला है उसको बनाने से ईरान को रोकना भी लगभग इम्पॉसिबल है। ईरान जानता है कि जिस दिन उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होंगे, इजराइल पलट के हमला करेगा और उनका जीना हराम कर देगा। उनकी मिसाइलों के डर से ही इजराइल डरा रहता है और हमला करने में बचता है। एक बार जब उसने कोशिश की 12 रोजा जंग के दौरान ईरान पर हमला करने की, तो इजराइल की क्या हालत हुई थी यह आपने देखा था। तेल अवीव में कैसे खंडहरों का ढेर लग गया था यह आपने देखा था। उन बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान किसी भी तरह ना नहीं कह पाएगा, कतई ये नहीं कह पाएगा कि हम बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएंगे। इसलिए बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन बातचीत का मतलब यह नहीं कि जंग का अंदेशा, जंग का खतरा टल गया है। विटकाफ को नेतन्याहू क्या पढ़ा लिखा के भेजेगा यह देखा जाएगा जब बातचीत होगी, क्योंकि नेतन्याहू उसमें कुछ और ऐसी शर्तें जुड़वाना चाहेगा जो ईरान ना मान सके। क्योंकि नेतन्याहू चाहता ही है कि किसी भी तरह से जंग हो, तो वो ऐसी शर्तें जरूर डालेगा जिसको मानना ईरान के लिए मुमकिन ना हो। और ऐसे में जब बातचीत टूटेगी तो अमेरिका कहेगा, देखो हम तो बातचीत के लिए तैयार थे, ईरान तैयार नहीं हुआ, अब हम उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, हमला करेंगे और इजराइल जैसा चाहता है वैसे ही ईरान हमला कर देगा। इस बात का अंदेशा अभी भी बना हुआ है, बावजूद इसके कि पूरा अरब वर्ल्ड चाहेगा कि यह हमला ना हो। अब देखिए इजराइल किस कदर अमेरिका पे नियंत्रण करता है, किस कदर वो अमेरिका की राजनीति को चलाता है। ये बहुत पहले, 2 साल पहले, जब एप्स्टीन का नाम इंडिया के अंदर कोई ले नहीं रहा था, हमारे पत्रकार एप्स्टीन का नाम तक नहीं जानते थे, तब मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें बहुत डिटेल में आपको बताया था कि एप्स्टीन कैसे सेक्स का और बाकी सबका रैकेट चलाता है और उसमें अमेरिकी नेताओं को फंसाता है, उनके वीडियोस बनाता है और वो सब इजराइल के पास चला जाता है। आज भी मोसाद के एक सीनियर ऑफिसर ने, एरी बेन मिनाशे, उनका एक बयान आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि एप्स्टीन जो है वो मोसाद के लिए काम करता था, इजराइल के लिए काम करता था। वैसे भी जो शैतान हो, जिनका दीन ईमान ना हो, वो कुछ भी करा सकते हैं। सेक्स और बाकी सारी चीजें जो हैं वो इजराइल का पुराना हथियार नहीं है। लेकिन इस बार जो एप्स्टीन फाइल खुली है उसमें जिस तरह की चीजें आई हैं वो बिल्कुल से चौंका देने वाली हैं। वो ये बताती हैं कि दुनिया भर में कैसे ये खेल चल रहा है। मैं आपको एप्स्टीन फाइल से एक चीज दिखाता हूं। ये फाइल जब आप देखेंगे, ये मेल जब आप देखेंगे, तो इस मेल को भेजने वाले हैं सुल्तान बिन सुलाइम। सुल्तान बिन सुलाइम दुबई में रहते हैं, दुबई की जानी मानी और बहुत बड़ी हस्ती हैं, बिजनेसमैन हैं, वहां के पोर्ट्स, गैस और फ्री जोन के
चेयरमैन हैं और भी बहुत सारा बिजनेस इनके पास है और दुबई के शेखों के बेहद करीब है। अब ये शेख साहब का जरा सा आप मेल देखिए। इस मेल में कुरान पर बात हो रही है एप्स्टीन के साथ और सुलेमान साहब कह रहे हैं कि कुरान का जो आपका वर्जन है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। दरअसल एप्स्टीन ने पूछा था कि कुरान के हिसाब से क्या ज्यूज और मुसलमानों के बीच में दोस्ती हो सकती है, और सालेम साहब बता रहे हैं कि बिल्कुल हो सकती है, ज्यूज के साथ दोस्ती क्यों नहीं हो सकती है। मैं कुरान का एक्सपर्ट नहीं हूं, जो एक्सपर्ट हैं वो बताएं कि ज्यूज के साथ मुसलमानों की दोस्ती हो सकती है कि नहीं। मैं तो इंसान हूं और मेरा मानना है कि इंसानों के साथ इंसान की दोस्ती हो ही सकती है और होनी ही चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी मजहब के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी मुल्क के हों। मेरे हर जात हर मजहब के दोस्त हैं और उन दोस्तों पे मुझे गुरूर है। मैं नहीं जानता कि हमारे धर्म ग्रंथ में किसी से दोस्ती पे क्या लिखा है या कुरान में क्या लिखा है, वो मेरा मसला भी नहीं है, वो मौलवियों का मसला है, दूसरे लोगों का मसला है। लेकिन आप सोचिए कि कुरान पे एप्स्टीन कुछ समझा रहा है और शेख साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल आपने जो ये तबसरा किया है, ये तबसरा बिल्कुल सही है। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है? इसका इस्तेमाल एप्स्टीन के साथ और उसके बहाने इजराइल के साथ दोस्ती के लिए किया जा रहा है। एक और आपको मेल दिखाता हूं। यह मेल यह बताता है कि काबा पर जो कपड़ा पड़ा होता है, जिसको किस्वा कहते हैं, काबा का किस्वा कहते हैं, उस किस्वे का एक टुकड़ा एप्स्टीन को भेजा गया और उसको बताया गया कि इस टुकड़े को, इस कपड़े को 10 मिलियन से ज्यादा मुसलमानों ने बड़ी इज्जत के साथ छुआ है। वो कपड़ा एप्स्टीन को भेजा गया, उस बंदे को जो छोटी छोटी बच्चियों और लड़कों के साथ जो कुछ करता कराता था, वो कह पाना भी मेरे लिए मुश्किल है। वो जिसके अड्डों पर बच्चों का मांस पका के खाया जाता था, वो जो दुनिया भर के वहशियों और दरिंदों को उनकी फैंटेसी पूरा करने का मौका देता था, उसको काबा का पवित्र कपड़ा भेजा गया। क्यों भेजा गया? ये कोई सरकार ने नहीं भेजा है, दुबई के किसी शेख ने भेजा है। क्यों भेजा गया होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी तमाम सारे मैं मेल देख रहा था, खास तौर पर यूएई से जुड़े हुए मेल देख रहा था, और तब मुझे याद आया कि एक पुराना वीडियो मैंने देखा था सुल्तान फैसल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का, जो सऊदी अरब के शाह थे। वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आ रहा है, देखिए। उनसे किसी ने पूछा था कि आपका ख्वाब क्या है, आप चाहते क्या हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि इजराइल का वजूद खत्म हो जाए और हमारे फलस्तीनी भाई आजाद हो जाए। एक वो दौर था और एक ये दौर है कि एप्स्टीन की फाइल खुल रही है और तमाम मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े शेख, सुल्तान और शाह उसकी फाइलों में नजर आ रहे हैं, उसके मेल्स पे नजर आ रहे हैं, उससे दोस्तियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट का सत्यानाश अगर हुआ है तो उसमें अय्याशी का, पैसे का, वहशियत का, लालच का बहुत बड़ा रोल है, जिसका इजराइल ने पूरा इस्तेमाल किया है इन लोगों को खरीदने में और इन लोगों को अपने हिसाब से ढालने में। इसके अलावा भी तमाम सारे मेल्स खुले हैं। जैसे आपको याद होगा कतर में जो ब्लॉकेज हुआ था, कतर को जो ब्लॉक किया गया था, उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया था कहीं से कुछ वहां ना पहुंच पाए, वहां का सामान बाहर ना जाए। अब समझ में आ रहा है कि एप्स्टीन की सहायता से यूएई उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव था और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने ही मदद किया था कि कतर को किसी भी तरह से ब्लॉक किया जाए ताकि वो फलस्तीनियों को मदद ना करे। असद को लेकर, असद को हटाए जाने की जो साजिश है वो एप्स्टीन के टाइम से चल रही थी और एप्स्टीन उसमें बड़ा रोल निभा रहा था सीरिया के असद को निकालने के लिए, सीरिया के असद की सत्ता तख्ता पलट करने के लिए। यही नहीं, इसमें ऐसे मेल मिले हैं जो ये बताते हैं कि अमेरिका और इजराइल आईएसआईएस की मदद कर रहे थे। ये बात तो हम लोग पहले भी कई बार कह चुके हैं कि आईएसआईएस एक ऐसा मुसलमानों का संगठन है जिसने कभी फलस्तीनियों की आजादी के लिए आवाज नहीं उठाया, कभी एक इजराइल का लहू नहीं बहाया। हां, मुस्लिम नेशंस के अंदर जाकर वहां प्रॉब्लम क्रिएट करने, सरकारें पलटने और मुसलमानों की हत्या करने में आईएसआईएस ने जितना लहू बहाया है उसका हिसाब कर पाना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। वो आईएसआईएस मेल बता रहे हैं एप्स्टीन को भेजे हुए कि वो आईएसआईएस इजराइल और अमेरिका का एसेट था, इजराइल और अमेरिका के कहने पर काम कर रहा था। एक और इसमें मेल मिला है जिसमें एप्स्टीन कहता है
कि इमरान खान जो हैं वो खामनेई और बाकी सारों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। सबसे खतरनाक है, हम जानते हैं कि इमरान खान लगातार जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका की गुलामी कर रहा था, उसकी मुखालफत कर रहे थे, खुद मुख्तार होने की बात कर रहे थे, और उसके बाद से इमरान खान को जेल में डाला गया और तब से वो लगातार जेल के अंदर पड़े हुए हैं। उनके पूरे परिवार को परेशान किया जाता है। अब समझ में आ रहा है कि शायद वो भी इजराइल और अमेरिका के इशारे पर ही पाकिस्तान की जेल में सड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान की कुर्सी पर भी वही लोग बैठे हुए हैं जिन्हें इजराइल और अमेरिका चाहता है। हिंदुस्तान की कुर्सी पर भी वही बैठे हैं जिन्हें इजराइल और अमेरिका चाहता है। वो सब तो आप जानते ही हैं। मोदी जी का नाम जिस तरह से एप्स्टीन फाइल में आया है, जिसमें एप्स्टीन कहता है कि मैंने उससे कहा कि तुम इजराइल जाओ और वहां डांस एंड सिंग की बात किया। डांस एंड सिंग का मतलब सच में नाचना और गाना नहीं होता है। उसका मतलब है कि जितनी तारीफ कर सकते हो करो, जितना मना सकते हो, खुश करने की कोशिश कर सकते हो उतना करो। यानी भारत का प्रधानमंत्री इजराइल में जाकर खुश कर रहा था वहां के प्रधानमंत्री को। हमारे लिए शर्मनाक बात है। विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि अरे एप्स्टीन तो चोर उचक्का था और वो तो गिरफ्तार हुआ था, सजा याफ्ता था, उसकी बात है, इस पर हम बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन साहब, इसको जो बाहर निकाला है वो किसी एप्स्टीन ने नहीं निकाला है। यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह सारा कुछ डीक्लासिफाई किया है, जिसके पास सबूत के तौर पर ये सारे डॉक्यूमेंट थे। तो जाहिर है कि ये डॉक्यूमेंट फेक नहीं है। और अगर ये फेक नहीं है, एक असली डॉक्यूमेंट है, तो पाकिस्तान की सरकार को जवाब देना चाहिए कि एप्स्टीन इमरान खान को आर्दोगा और खामनेई से भी ज्यादा खतरनाक क्यों कह रहा था। और भारत की सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि एप्स्टीन ये क्यों कह रहा था कि मैंने मोदी से कहा कि इजराइल में जाओ और उनको खुश कर दो। सोच के देखिएगा कि हमारे मुल्क और अरब मुल्क और पता नहीं क्या क्या सब अमेरिका और इजराइल चला रहे हैं। खैर, फिलहाल जो खबर थी वो मैंने आपको बताया कि ईरान और अमेरिका की बातचीत जल्दी ही अंकारा में होगी, टर्की में होगी ये बातचीत। इस बातचीत में अगर इम्पॉसिबल शर्तें रखता है अमेरिका, तो ईरान कतई नहीं मानेगा। वो हद से हद एटॉमिक वाली शर्त मान सकता है कि एटॉमिक बम हम नहीं बनाएंगे। इससे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ना बनाने की बात हो या हुथी, हमास, हिजबुल्लाह की मदद बंद करने की बात हो, मुझे नहीं लगता कि ईरान इस पर कहीं से राजी होगा। अगर अमेरिका इतने भर से संतुष्ट हो जाता है तब तो सीज फायर होगा, और अगर नहीं होता है तो जंग का उसको एक और बहाना मिल जाएगा। गजा के बारे में भी काफी सारी अपडेट्स हैं। रफा का बॉर्डर खुला है और सिर्फ 12 लोगों को आज इजिप्ट से गजा के अंदर आने दिया गया है। गजा को लेकर और डिटेल्स हैं, मैं कल हाजिर होऊंगा, कल और डिटेल में बताऊंगा। तब तक और सारी डिटेल आ जाएंगी और ईरान और बाकी सब पर भी लगातार नजर बनाए रखूंगा। लेकिन आप जुड़े रहिए और एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए कि कैसा लगता है यह सुनकर कि भारत, पाकिस्तान और कई सारे अरब मुल्कों को असल में एप्स्टीन जैसा दरिंदा चला रहा था इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर। सोचिएगा और सोचकर कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। कोशिश कीजिए ये दूर तक जाएं, आपके दोस्तों और रिश्तेदारों तक। और अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। स्क्रीन पर जो आपको एक QR कोड दिख रहा है, वहां से आप उसको स्कैन करके आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा ज्वाइन बटन है वीडियो के ठीक नीचे। और अगर ये दोनों समझ में ना आए तो बाकायदा लिंक हमने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी। आप उसको क्लिक करके हमारे मेंबर बन सकते हैं, हमारी TCH फैमिली के मेंबर बन सकते हैं और हमें वो ताकत दे सकते हैं कि बिना डरे, बिना झुके, सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर हम सच कह सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।